मेरा रिश्ता कार्तिक से जैसे ही तय हुआ और मैंने कार्तिक के नाम की अंगूठी पहनी, उसी रात मुझे कार्तिक का कॉल आ गई। मेरी नंद मंगनी की रस्म ख़त्म होते ही मुझे बता चुकी थी कि रात को भाई का कॉल का इंतज़ार करना। यह सुनकर मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गई थी। मैंने अपनी नंद को दबे शब्दों से कहा भी था कि हमारे यहाँ शादी से पहले मंगेतर से फ़ोन करना, बात करना अच्छा नहीं समझा जाता। दरअसल हमारी फैमिली बहुत पुराने ख्याल की थी, लेकिन हमारी नंद ने एक ना सुनी। कहने लगी, भाई का इरादा तो तुमसे अपने हाथों से अंगूठी पहनाने का था, लेकिन तुम्हारी माँ ने इस बात पर ऐतराज उठाया तो हम लोगों ने कुछ नहीं कहा। अब तो तुमने मेरे भाई के नाम का अंगूठी पहन ली है, इसीलिए ज़्यादा नखरे मत दिखाओ। मेरी ननद मेरी ही उम्र की थी, बहुत जल्द मुझे घुल मिल गई थी। रात को जब मैं अपने कमरे में सोने के लिए लेटी तो मेरे मोबाइल पर एक अननोन नंबर से कॉल आने लगी। नंबर देखकर मेरे दिल की धड़कनें बढ़ी थी, क्योंकि मेरी ननद मुझे पहले ही कह चुकी थी कि रात को भाई का कॉल आएगा और बात कर लेना। मैं चिकसते चिकसते से फ़ोन उठाया था। अगली आवाज़ एक लड़के थी कि कहने लगा, मैं कार्तिक बात कर रहा हूँ। कार्तिक के नाम से ही शर्म से मेरी नज़र झुकी थी। रिश्ता को कुछ ऐसा था। पहले तो उसने मेरा हाल हवाल पूछा। मैंने बस जी ठीक हूँ कह कर ही बात को ख़त्म कर छोटा किया था, लेकिन कार्तिक ने फ़ौरन से मुझसे फ्री होने की कोशिश करना शुरू कर दी थी। कहने लगा, तुम्हारी तस्वीर देख रहा था जो मोबाइल पर मेरी छोटी बहन रिया ने खींची थी। मंगनी की रस्म पर मेरी ननद रिया ढेर सारी तस्वीरें अपने मोबाइल पर खींच कर ले गई थी। यह सुनकर मैं समझ नहीं पा रही थी कि मुझे क्या जवाब देना चाहिए। हमारे यहाँ तो लड़के लड़की की दोस्ती को बहुत ही गलत समझा जाता था और हम अपनी इसी हद में रहते थे। कभी किसी लड़के से फ्री होने की कोशिश नहीं की थी और ना किसी को दोस्त बनाना था। हम तो अपने लड़के कजिन के साथ भी ज़्यादा फ्री नहीं रहते थे। हमारे ताया चाचा के बेटे या फिर मामा फुआ के बेटे हमसे हद में ही रहकर बात किया करते थे। कभी अपने हदों क्रॉस करने, आपस में दोस्ती करने की कोशिश नहीं की थी। और यह सच बात है कि रिश्तों में अगर पवित्रता बनी रहे तो रिश्ते बहुत ज़्यादा खूबसूरत रखते हैं। मैंने ऐसे ही माहौल में परवरिश पाई थी और बड़ी हुई थी, लेकिन कार्तिक उस समय बिल्कुल उलट था। जो बातें उसने मुझसे की मेरे कान तक लाल हो गए थे। कहने लगे, तुम्हारी एक तस्वीर को मैंने चूम चूम कर सीने से लगाया है। यह सुनकर तो मेरे पूरी तरह से सटपटा रही थी। भला यह भी कोई बात बताने वाली थी। फिर कहने लगा कि क्या समस्या थी कि तुम्हारी माँ ने मुझे यह मौका देती है कि मंगनी की अंगूठी मैं तुम्हें अपने हाथों से पहना कर, कसम से अगर इजाज़त मिलती है तो अंगूठी पहनाते हुए ही तुम्हारा खूबसूरत हाथ भी चूम लेता। उसकी बात सुनकर मेरे चेहरे पर पसीना छलछल करने लगा था, हाथों में नमी उतरने लगी थी। ऐसी बातें तो मैंने ख्याल में भी नहीं सोची थी। मैंने कहा, बात सुनो, मैं उससे कुछ कहना चाहती थी कि वह मुझे इस टाइप की बात ना करे। मेरे यूँ कहने पर कहने लगा, कहो न जाने मन, तुम्हारी बातें सुनने के लिए ही तो तुम्हें कॉल की हूँ। दिल कह रहा है मेरी जान बोलती रहो और मैं अपनी जान को सुनता रहूं। और उनकी यह बात सुनकर दिल तो धड़क उठा कि जैसे पासेरियाँ तोड़कर बाहर आ जाएगी। 2 मिनट की बात पर उसने सारे शर्म के पर्दे हटाने शुरू कर दिए थे। मैंने हड़बड़ाकर जल्दी से फ़ोन बंद कर दिया था। दिसंबर के सर्द मौसम में भी मैं 2 मिनट में ही पसीने से भीग चुकी थी। दोबारा फ़ोन की घंटी ने मुझे बुरी तरह से चौंका आया था। इस बार फ़ोन नहीं उठाया, बल्कि एक व्हाट्सएप मैसेज किया कि मुझे नींद आ रही है, मैं आपसे फिर से बात कर लूँगी। अभी मैसेज किए हुए मुझे 1 ही मिनट हुआ था कि फ़ौरन रिप्लाई आ गया कि मेरी नींद उड़ाकर तुम कैसे सो सकती हो। आज तो रात भर मैं तुम्हें सोने नहीं दूँगा। उसकी बातें ऐसी थी कि मैं समझ नहीं पा रही थी कि मुझे क्या करना चाहिए। अभी तक मेरे घर वाले इस बात को जानकर नहीं थे कि मैं कार्तिक से बात कर रही हूँ।
मैं अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया। मैं जानती थी कि मंगनी के बाद मंगेतर ऐसी बातें करते हैं। मैंने सोचा था कि हालचाल ही पूछेगा, लेकिन कार्तिक ने तो पहले ही कॉल में मेरे होश उड़ा के रख दिए थे। नींद तो खैर मुझे भी रात भर नहीं आई थी। उसकी बातें कुछ ऐसी थी। 6 महीने बाद हमारी शादी तय हुई थी और मैं नहीं चाहती थी कि इन 6 महीने में कार्तिक से इस टाइप से बातें और सुनूं, क्योंकि मैं अपनी घर की औरतों से यही सुना था कि शादी से पहले अगर मंगेतर आपस में बातचीत करना शुरू कर देते हैं तो रिश्ते में जो चर्म होता है वह ख़त्म हो जाता है। शादी से पहले मंगेतर अगर मिलना भी आना शुरू कर देता है तो रिश्ते लिमिट क्रॉस कर जाते हैं और शादी से पहले ही उसके बीच शारीरिक संबंध बन जाते हैं और ऐसे रिश्ते ज़्यादातर प्रभाव नहीं चढ़ते। शादी से पहले ही यह रिश्ते टूट जाते हैं और मैं भी नहीं चाहती थी कि मैं शादी से पहले कार्तिक से बात करूं और उसे मेल मिलाप बढ़ाऊं। अभी वह सिर्फ फ़ोन से ही बातें कर रहा है, कल को वह मुझसे मिलने के लिए भी कहेगा और जब लड़का लड़की आपस में मिलते हैं, जब उनका रिश्ता भी मंगेतर वाला हो ही जाता है, सब कुछ हो जाता है, तो जो नहीं होना चाहिए। मैं अभी यही बैठे सोच रही थी कि कार्तिक अभी मेरे लिए बिल्कुल अनजान है। अभी हमारी मंगनी को 1 ही दिन हुआ है, उसके बावजूद भी वह मुझसे ऐसी बातें करता है जो मुझे सही नहीं लग रही थी। अगली रात उसका फिर से फ़ोन आया था। मैं सोच रही थी कि इस बार उसे साफ मना कर दूंगी। हमारे यहाँ यह सब अच्छा नहीं समझा जाता, लेकिन वह हमारी बात सुनता ही कब था। मेरी इस बात को भी उसने यूं ही नज़रअंदाज किया कि जैसे इस बात की उसके नज़दीक कोई अहमियत ही नहीं थी। वह तो अपनी बेताबियाँ बेचैनियाँ बयां करता रहा और उसकी बातें ऐसी होती कि मेरे कानों से धुआं निकल जाता था। एक बार मैंने कार से कह दिया कि मुझे ऐसी बातें मत करे, मुझे अच्छा नहीं लगता। वह कहने लगा कि तुम्हारा क्या ख्याल है, मंगेतर आपस में ऐसी बातें करते हैं क्या? आपस में शिकायत कर बात करते हैं या फिर दोपहरा याद करते हैं? जाने मन। फ़ोन पर लगातार ऐसी ही बातें करते थे, नींद उड़ा देने वाली, चैन चुरा लेने वाली। मैंने कहा, कार्तिक आप मुझसे ऐसी बातें शब्दों में बात मत किया करें, मुझे अच्छा नहीं लगता। वह कहने लगा, अच्छा नहीं लगता? चलो जाने मन ना करो तो स्वीटहार्ट कह दिया करूँगा। मैं तो उसकी इस तरह की बातों से परेशान सी होने लगी थी। मैं तो अब कार्तिक से बात ना करने की बहाने ढूंढती थी। मैंने कह दिया कि मेरी माँ ने मुझे आपसे बात करते देख लिया है। वह मुझे डांट रही थी कि मैं आपसे बात ना करूं क्योंकि हमारे यहाँ यह बुरा समझा जाता है। मेरी बात सुनकर वो कहने लगा कि सब कुछ नहीं जानता। अगर तुमने मुझसे बात नहीं करना है तो मैं तुम्हारी माँ से साफ कह दूंगा कि मैं आराधना से बात करवा वरना मैं खुद उससे मिलने घर आ जाऊंगा। यार तुम नहीं जानती कि कैसे एक एक दिन गिन गिन कर गुजार रहा हूँ और अब तुमसे बात भी ना करूँ। इतना जुल्म तो मत करो मुझ मासूम पर। पूरी रात बेचैनी से तड़पते हुए गुजार देता हूँ। ख्यालों ख्वाबों में तुम्हें अपनी बाहों में भरकर चूमता हूँ। उसकी इसी तरह की बातें मुझे परेशान करती थी, लेकिन जैसे तैसे समय गुजरने लगा। कार्तिक की डिमांड अब बढ़ने लगी थी। कभी कहता मुझे वीडियो कॉल पर बातें करो, कभी कहता घर पे कोई बहाना बनाकर मुझे किसी रेस्टोरेंट में मिलने ले आओ। एक बार तो कार्तिक की इस बात ने मुझे बुरी तरह से हिला कर रख दिया था। कहने लगा, तुम्हारे लिए मैंने बहुत ही खूबसूरत सी नेट की नाइटी खरीदी है। शादी से पहले रात को तुम इसे पहनकर बड़ी आफत लगोगी। उसकी इस बात ने मेरी दिल की धड़कनों को बेताब कर दिया था। मैंने कहा, कार्तिक हर एक चीज़ की हद होती है। आपके अंदर जरा सी तमीज़ नहीं है। मैं आपकी मंगेतर हूँ, आपकी बीवी नहीं। आपको मुझसे बात करनी नहीं चाहिए थी क्योंकि मंगेतर की रिश्ता कोई इतना गहरा रिश्ता नहीं होता कि फिर ऊपर से आप इस तरह टाइप की बात करते हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। आपके अंदर संस्कार नाम की कोई चीज़ नहीं है। ये कहते हुए मेरे शब्द थोड़े तेज हो गए थे तो कार्तिक को भी गुस्सा आ गया। कहने लगा, यह कैसे शब्दों में बात कर रही हो? तुम
मुझसे ऐसी भी कौन सी बेशर्मी और बदतमीजी कर दी मैंने तुम्हारे साथ कि तुम मेरी परवरिश पर ही उंगली उठा रही हो। मैंने फ़ोन ही गुस्से में बंद कर दिया। मैंने अब कार्तिक को फ़ोन उठाना ही छोड़ दिया था। 15 दिन हुए थे कि कार्तिक का ही यह कॉल भी रिसीव नहीं की थी। ठीक 15 दिन बाद मेरी सास आ गई, कहने लगी हमें शादी जल्दी चाहिए। मेरी माँ कहने लगी मंगनी पर 6 महीने बाद की तय हुई थी, हमारी तो अभी तैयारी भी पूरी नहीं हुई। वह कहने लगी बस कुछ समस्या ऐसी पैदा हो गई है, हमें शादी 1 ही महीने के अंदर अंदर चाहिए। यह सुन के मेरी माँ परेशान हुई थी। पापा भी कहने लगे आखिर ऐसी भी क्या समस्या आ गई, लेकिन वह यह बात बताना नहीं चाह रही थी। लेकिन मुझे समझने देर नहीं लगी थी कि यह सब कार्तिक का ही है। उससे जिद हो गई थी और वह अपनी जिद में जल्दी शादी करना चाहता था। मेरी सास कहने लगी कुछ घरेलू मसले हैं, बस आप हमें जल्द से जल्द शादी का समय दे दे। मेरी माँ ने जब चाचा ताया से सलाह मशवरा किया तो उन्होंने कहा कि शादी तो हमें करनी ही है। अगर वो लोग खुद से इतनी चाहत दिखा रहे हैं तो उसमें कुछ समस्याएं हैं, तो शादी जल्दी ही कर लो। मेरे पापा ने भी इस बात पर हामी भर ली थी। उस दिन के बाद कार्तिक ने मुझे कोई कॉल नहीं आई थी। बस 1 महीना के समय भी बड़ी तेज़ी से गुजरा था और मेरी शादी के दिन का एक दिन भी आ पहुंचा था। लेकिन जब मुझे मंडप ने कार्तिक के साथ बिताया तो मैंने देखा कि कार्तिक का मूड बहुत ख़राब था। मैं यह समझ नहीं पा रही थी कि आखिर उसे हुआ क्या है। जैसे ही विदा होकर मैं अपने ससुराल पहुंची, मुझे कार्तिक ने कमरे में बैठाया गया। मेरे दिल की धड़कन बहुत तेज थी कि पहले कार्तिक जिस बेताबी से मुझसे फ़ोन पर बात करता था, जाहिर है अब भी उसकी बेताबी उसकी चरम सीमा पर होनी चाहिए थी। जैसे ही वह कमरे में दाखिल हुआ, कमरे का दरवाज़ा बंद करके लॉक किया। इस तरह मेरा दिल किसी ने मुट्ठी में दबोचा हो, लेकिन वह मेरे पास नहीं आया। उसने मेरी तरफ निगाह भी नहीं उठाई थी। आज की सारी तैयारियां मैंने उसी के लिए तो की थी। वह सीधा अलमारी के पास गया, अपने कपड़े निकाल कर वॉशरूम चला गया। जब वापस आया तो सादा से कपड़े में था। उसने बाद मुझे देखा भी नहीं। वह कमरे में लगी बालकनी में चला गया। उसके बाद वह कमरे में नहीं आया था। लगातार 2 घंटे में उसका इंतज़ार करती रही, लेकिन मैं थक चुकी थी, इसीलिए खुद ही उठकर बालकनी में चली गई। वह वहाँ बैठा सिगरेट पी रहा था। चेहरे पर बड़े गुस्से वाले हाव भाव थे। मैंने कहा कार्तिक आप यहाँ क्या कर रहे हैं? उसने मेरी तरफ मुड़कर भी नहीं देखा। कहने लगा तुम इस बात से क्या मतलब? बड़ा रूखा सा अंदाज था। मैंने कहा कि मैं बैठे बैठे थक चुकी हूँ। मेरी बात सुनकर कहने लगा तो मैंने तुम्हें कब कहा कि बैठी रहो? अरे भाई जाओ, कपड़े बदलो, जाकर सो जाओ। यह बात सुनकर मेरा दिमाग पूरा तरह से चकराया था। मुझे गुस्सा भी आने लगा था। अब मैं इतनी भी बेशरम ना थी कि अपने मुंह से ही कहती कि मैं तो तुम्हारे लिए तैयार होकर बैठी हूँ और इस वक्त तुम्हारी पत्नी हूँ और आज की रात हमारी सुहाग रात है। शादी से पहले तो वह बड़ी बेताबियाँ दिखाता था और अब, लेकिन मैं कह नहीं पाई। हाँ, लेकिन यह ज़रूर था कि आज मेरी ख्वाहिश थी कि वह मेरी तारीफ़ करता, अपनी मोहब्बत का इजहार करता। मैं वापस कमरे में आई, अलमारी से अपना सादा सा ड्रेस निकाला और बदल कर लेट गई, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। 1 घंटे बाद कार्तिक वापस आया। मेरे बराबर लेट कर अपनी लेफ्ट ऑफ कर दिया और मुझे अपनी तरफ खींचकर मुझे अपनी बाहों में भर लिया, लेकिन मुझे एक शब्द भी नहीं बोला था। उसने पति होने का अपना हक वसूल किया था, लेकिन मुझे एक शब्द बोले बिना मैं समझ नहीं पा रही थी कि आखिर ऐसा क्यों कर रहा था। सुबह मैं जल्दी ही उठ गई थी। नहा धोकर मैंने अच्छी सी साड़ी पहनी, मेकअप करने लगी। मैं हो गई थी। मुझे लगा था कि मेरी तारीफ़ ज़रूर करेगा, लेकिन कार्तिक उठते ही नहाने चला गया। तैयार होकर सीधा कमरे से बाहर चला गया। अब तक उसने मुझसे बात नहीं की थी। बात करना तो दूर, मेरी तरफ निगाह उठाकर नहीं देखा था। मैं जब कमरे से बाहर आई तो मेरी सास और ननद नाश्ता लगा रही थी। मेरी सास मुझे देखकर मेरे पास आ गई और मुझे आशीर्वाद देने लगी। मेरी ननद मेरे कानों में कहने लगी बहुत प्यारी लग रही हो। मैं बेतली से मुस्कुराकर थैंक्स कहकर
बात टाल दी। उसने जिसने मुंह से ही तारीफ सुनना चाहती थी उसने एक शब्द नहीं कहा था। सबके साथ वो हंस रहा था, बातें कर रहा था। मैं बिल्कुल उसके बराबर में बैठी थी, लेकिन वो मुझे यूं बेपरवाह था जैसे मैं ही नहीं। कार्तिक को भाभी नाश्ते के बीच हंसी मजाक करती थी, मुझे नाश्ता को पूछती रही। अच्छी आदत की मालिक थी। कार्तिक का व्यवहार सबसे साथ अच्छा था, सिवाय मेरे शादी को 8 दिन गुजर चुके थे। उसने मुझसे बात तक नहीं की थी। तारीफ तो बहुत दूर की बात थी। जैसे ही कमरे में आता बिना मुझे देख बालकनी में चला जाता और रात भर सिगरेट पीता रहता, और जब आधी रात बीत जाती आकर सो जाता। वह मेरे करीब बस एक ही बार आया था, शादी की पहली रात। उसने बात तो मैं उसके लिए जैसी थी ही नहीं। एक रात जब वो कमरे में आया तो मैं उसके सामने आकर खड़ी हो गई। मैंने कहा, कार्तिक आपको क्या हुआ है, मुझसे बात क्यों नहीं करते? मेरी आंखों में आंसू झिलमिला रहे थे। कहने लगा, अभी यह मालूम नहीं कि तमीज़ से बात कैसे की जाती है, अपनी हदों में कैसे रहा जाता है। और तुम्हें तो ऐसे ही मर्द अच्छे लगते हैं ना, जो अपने लिमिट में रह के बातें करेंगे, तमीज़ में रहें। और वही तमीज़ और लिमिट सीख रहा हूँ। यह कहकर उसने बड़ी बेदर्दी से मुझे पीछा किया और बालकनी में चला गया। मैं तो उसे देखकर हक्का बक्का रह गई थी। फ़ोन पर मेरी की जाने वाली बातें इतना गलत मतलब किया था कार्तिक ने। मैंने अपने बहते हुए आंसू को पोंछा और बालकनी में चली गई। वह वहीं 2 सेकंड सोफे में बैठा सिगरेट पी रहा था। मैं उसके पास जाकर बैठ गई, लेकिन उसके माथे में बल अभी भी वैसे ही था। मुझे नहीं पता कि मेरी बातें कार्तिक को इस तरह रिएक्शन दिखा सकता था। हालांकि मैं गलत नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने माफ़ी की पहल की थी। मैंने कहा था, कार्तिक आई एम सॉरी, मुझे आपसे यूँ बात नहीं करनी चाहिए थी। मैं अब इस बात को लेकर आपकी शादीशुदा ज़िंदगी ख़राब नहीं करना चाहती थी। लेकिन कार्तिक को ना तो मेरे आंसू नज़र आ रहे थे और ना ही मेरी माफ़ी स्वीकार थी। जब उसने कोई भी जवाब नहीं दिया तो मैंने उसके कंधे पर सर रख दिया, ठीक बनकर खुद ही उसकी करीब हो गई। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि मर्द अगर बात अपने अना पर ले जाए तो औरत को जरा सी भी बात पर इतनी कड़ी सजा दे सकता है। मैं अपनी जगह सही थी, लेकिन फिर भी माफ़ी मांग चुकी थी। मेरे यूं कंधे पे सर रखने पे कार्तिक ने बुरी तरह से पीछे धकेला था। कहने लगा, तुम्हें जरा सा तमीज़ नहीं है। हम बाहर बालकनी में बैठे हैं और सामने का सब कुछ साफ दिखाई दे रहा है, और तुम यूं बेशर्मों की तरह मेरे करीब हो रही हो। वैसे तो तुम बहुत ही शर्मा हया की बातें करती हो, तो तुम्हें भी इस तरह की बातें शोभा नहीं देती। हाँ, अगर ऐसी बातें मैं करता तो समझ आता, क्योंकि मैं बेशर्म और असंस्कारी जो ठहरा। मैं अब सिसकियाँ में रोने लगी थी। मैंने कहा, बस भी करने कार्तिक, बात को ख़त्म करे। कहने लगा, ख़त्म ही तो कर दी है आराधना, जाओ जाकर आराम करो। मैंने कहा, आपने मुझे मुंह दिखाई तक नहीं दी है, मैं कैसी लगती हूँ कभी नहीं बताया है। मैं आपके लिए सजती हूँ संवरती हूँ, आप एक नज़र देखते तक नहीं है। वह कहने लगा, मेरी तारीफ 3rd क्लास टाइप की होती है, इसीलिए रहने दो। जो ज़्यादा अच्छा है, मंगनी का जो टाइम पीरियड होता है ना, उसका एक अपना ही मज़ा होता है, और मैं उसे दिल से एंजॉय करना चाहता था। लेकिन तुम मुझे पता नहीं कि मैं बेरहत और घटिया टाइप का इंसान हूँ। यह तो तुमने मुझे एहसास दिलाया कि ऐसी बातें घटिया और 3rd क्लास लोग करते हैं। इसीलिए तुमसे तो अब ट्यूशन लेनी पड़ेगी कि सभ्य और संस्कारी लोग कैसे बात करते हैं। यह कहकर उठकर कमरे में चला गया और मैं हक्का बक्का उसे देखने लगी और यह सोचने लगी कि मैंने दोष किया था, मैं गलत ही या फिर कार्तिक गलत था। लेकिन जो कुछ था, मुझे कार्तिक की यह बेरुखी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। बातों बातों में मुझे मालूम हुआ कि मेरी बड़ी जेठानी शादी से पहले मेरे जेठ से साथ बातें करती थी। दोनों मंगनी में ही कई बार रेस्टोरेंट में खाना भी खा चुका थे।
मुलाकातें भी होती थी अक्सर मेरे जेठ और जेठानी अपनी इन्हीं बातों को याद करके एक दूसरे को ताने भी दिया करते थे। मेरी जेठानी कहते कि पहले तो बड़ा करते थे कि शादी के बाद यहाँ लेकर जाऊँगा वहाँ लेकर जाऊँगा, अब तो तुम्हें मेरी परवाह ही नहीं है। मेरी जेठानी कहती कि मेरी तो किस्मत ही फूट गई तुम्हारे साथ शादी करके। मंगनी के बाद तुमने मुझे अपने बहुत सारे सपने दिखाए थे, कैसी मीठी मीठी बातें किया करते थे। और अब मेरे जेठ कहते हैं कि तुम भी तो पहले की तरह नहीं रही और वैसे ही मांगती कि नया नया खुमार होता है। इसीलिए मैं तुम्हें बहुत सारी बातें करता था। मैं समझ गई कि कार्तिक भी अपने भैया भाभी की तरह बातें देख देख कर वह काफ़ी इम्प्रेस था। इसीलिए ऐसे ही बातें वह मुझसे भी करना चाहता था, जो मेरे लिए ठीक नहीं थी। लेकिन अब शादी के बाद उनकी बहुत अहमियत थी। हर औरत को हक है कि उसका पति उसकी तारीफ करे, मोहब्बत से बात करे। लेकिन कार्तिक मुझे उस जुर्म से सज़ा दे रहा था जो मैंने न जाने में किया ही नहीं था। मैं अपनी जगह सही थी। एक बार अपनी जेठानी के साथ बाजार गई। अभी मैं मॉल में शॉपिंग कर रही थी जब मेरी नज़र कार्तिक पर पड़ी। वह किसी लड़की के साथ हंस कर बातें कर रहा था। काफ़ी एडवांस टाइप की लड़की थी। कार्तिक के हाथ में हाथ मार कर यूँ हंस रही थी जैसे ही बड़े आपस में अच्छे फ्रेंड्स हो। जब मैंने देखा तो मेरा दिल तो धड़कना भूल गया था। जेठानी भी यह देखकर कहने लगी, यह तो होना ही था। मैंने अपनी जेठ जी की हैरत से देखा। मैंने कहा, क्या मतलब है भाभी आपका? कहने लगी कि देखो भाई, मंगनी के बाद तुमने कार्तिक से बिल्कुल भी घास नहीं डाली। वह तुमसे फ़ोन पर बातें करना चाहता था, तुमने मिलना चाहता था, तुम्हारे साथ वक्त गुजारना चाहता था, लेकिन तुमने उसे बेइज्जत करके रख दिया। देखो, पति होने का बाद मर्द की दिलचस्पी औरत में बिल्कुल हट जाती है। मंगनी के बाद का जो शर्म होता है ना, अगर लड़की उसे अपनी मंगेतर को इंजॉय ना करवाए तो वह दूसरी लड़कियों में दिलचस्पी रखने लग जाता है। जब कार्तिक वही देख लो, मंगनी पर मरता था तुम पर, लेकिन तुमने उसे बेइज्जत करके रख दिया। अब देख लो उसका अंजाम क्या हो रहा है तुम्हारी तरफ। तो उसका दिल खराब हो चुका था। अपनी जेठानी से बात सुनकर मैं परेशान हो गई थी और यह सोचने लगी कि अब मुझे मंगनी जैसे एक नाजुक से रिश्ते में बेहया करनी चाहिए थी। क्या कार्तिक को सारी डिमांड में पूरी तरह कर देती? अगर वह मुझे मिलने के लिए होटल बुलाता तो क्या मैं होटल चली जाती थी और शादी से पहले ही वह सब कुछ कर लेती जो शादी के बाद किया जाता है? क्या तब मेरी जगह कार्तिक के दिल में बढ़ जाती? मैंने तो हमेशा पवित्रता का पाठ पढ़ा था। मैं रोती हुई वहाँ से चली गई। मैं सोच चुकी थी कि आज कार्तिक से फाइनल बात करूँगी। जब वह घर आया तो बहुत खुश था। मैंने देखा कि किसको साथ घूम रहे थे। मेरी बात वह कुछ हैरान हो गया, फिर हंसने लगा, कहने लगा, यूनिवर्सिटी की एक लड़की मिल गई थी, बस उसी के साथ थोड़ी देर एंजॉय कर लिया। अब हम जैसे बदतमीज़ तो ऐसे ही होते हैं, तुम्हारी तरह समझदार होनी चाहिए इसीलिए, वरना हमारे अपनी क्लास पहले से बात ही करता। मैंने कहा, आप ठीक कह रहे हो, मुझे भी ऐसे ही होनी चाहिए। मैं भी यूनिवर्सिटी के लड़कों के साथ पढ़ती रही हूँ, लेकिन मेरे माँ बाप की यह गलती थी कि उन्होंने मुझे अपनी सभ्यता और संस्कृति और शर्मा हया के पाठ पढ़ाकर वहाँ भेजा था। मैंने किसी भी लड़की से बेफिजूल की बातें नहीं की, क्योंकि मुझे यही सिखाया गया था, हमेशा अपनी इज्जत की सुरक्षा करना, अपनी हद कभी भी पार मत करना। लड़की की इज्जत कांच की तरह नाजुक होती है, एक बार टूट जाए तो क्रिंची हो जाती है और उसकी चुभन जिंदगी भर रहती है। लेकिन शायद यह गलती मैं भी गलत थी, जो आज तक अपनी नज़रों की हिफाजत करती रही, खुद को छिपा के रखती रही, सिर्फ इसीलिए कि यह समझती थी कि मेरे हर चीज़ पर मेरे पति का हक है। लेकिन नहीं, मैं गलत थी। ठीक तो आप हैं कार्तिक, लाइफ को एंजॉय करना जानते हैं। आप स्कूल लाइफ को, कॉलेज लाइफ को, यूनिवर्सिटी लाइफ को, यहाँ तक कि मंगनी के बाद की लाइफ को, जो मैंने आपकी ख़राब कर दी। मुझे भी यही करना चाहिए था। यूनिवर्सिटी के लड़कों से हंस कर बात करनी चाहिए थी। अपने आप को छुपाने की जगह सबको दिखाना चाहिए था। अगर ऐसी करती तो आज मैं बहुत सारे लड़कों से दोस्त होते, जो कभी मुझे किसी मॉल पे ले जाते
मिल जाते, मैं इंजॉय कर लेती और मुझे उससे हर किस्म की बातें करके की अच्छी आदत होती तो शायद मैं मंगनी के बाद आपकी हर बात को हंसकर जवाब देती। भागने से पहले ही आपके शर्म तब कर रख कर अपने साथ फिजिकल रिलेशन बना लेती। काश मैं आपकी सभ्यता और संस्कार को अहमियत ना दी होती, समाज को देखा होता, उसे अहमियत दी होती, बिल्कुल आपकी तरह। यह कहकर मैं अपनी जगह जाकर लेट गई और अपनी साइड का लैंप ऑफ कर दिया। लेकिन कार्तिक की साइड की लैंप जल रही थी। वह बेड के क्राउन से टेक लगे था। जाने क्या सोच रहा था, लेकिन मुझे नींद आ रही थी। कुछ ही देर में मैं सो गई थी। अगले दिन कार्तिक के कुछ यूनिवर्सिटी के दोस्त घर में मिलने के लिए आ गए। मैंने जब देखा तो एक अच्छी सी फैंसी साड़ी निकाली और खूब मेकअप किया। अपने लंबे घने बाल भी छोड़ दिए। साड़ी नेट की थी और ब्लाउज भी स्लीवलेस ही पहना। खुद को छिपाने का बिल्कुल भी कोशिश नहीं की थी। बड़े प्रिढाली अंदाज में मैं ड्राइंग रूम में दाखिल हुई थी। हेलो एवरीवन कहकर मैंने कार्तिक के साथ उसके तमाम क्लास फ्रेंड को अपनी तरफ ध्यान दिलाया था। अपनी खूबसूरत से भी अच्छी तरह जानकर थी कि वह तो सब मुझे देखकर ही कुछ देर के लिए आंखें छकपका भूल ही गए थे, लेकिन सबसे ज़्यादा जान कार्तिक की निकली थी। मैं बड़ी अदा से चलते हुए कार्तिक के बराबर में आकर खड़ी हो गई। मैंने कहा, मेरा इंट्रोडक्शन नहीं करवाओगे अपने दोस्तों से? कार्तिक को शायद मुझे ऐसे ब्लॉन्ड रवैया की उम्मीद नहीं थी। वह तो ठीक से ही हैरान भी नहीं हो पा रहा था जब मैंने कहा, चले कोई बात नहीं, मैं खुद ही अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मैंने अपने दोस्तों की तरफ अपना हाथ बढ़ाया था। मैंने कहा, मैं कार्तिक की वाइफ हूँ। मेरा यह अंदाज कार्तिक के दोस्तों को भी हैरान कर गया था। उन्होंने भी मुझे हाथ मिलाना शुरू कर दिया और मेरी तारीफ में शुरू कर दी। कार्तिक का चेहरा का यह सब देख गुस्से से लाल हुआ था और उसका चेहरा देखकर मेरे दिल में ठंडक से उतर गई थी। उसे समझाने के लिए मेरे पास बस यही एक रास्ता बचा था। इतनी देर में घर की नौकरानी चाय लेकर आ गई। मैं चाय भी एक एक को दी थी। हंस हंस के उससे बातें भी कर रही थी। कार्तिक बिल्कुल खामोश था, मुझे गजब नाक नज़रों से घूर रहा था। कुछ ही देर में उसके दोस्त मेरी तारीफ करते हुए जा चुके थे। जैसे ही वो ड्राइंग रूम से बाहर निकले, कार्तिक ने बड़ी ज़ोर से मेरा हाथ पकड़ा और मुझे घींचते हुए कमरे में ले गया। मैं जानती थी कि उसे गुस्सा किस बात पर आ रहा है। कमरे के दरवाजे बड़ी ज़ोर से बंद किया और मुझे बेड पर ज़ोर से फेंका। कहा, यह क्या बदतमीजी थी जो तुमने की है? तुम्हें क्या ज़रूरत थी उसके सामने यूँ इस तरह के कपड़े पहनने की और इतना ज़्यादा फ्री होने की? एक से बढ़ के एक बदतमीज टाइप के लोग हैं। वह खबरदार जो आगे से उसके सामने यूँ तैयार होकर गई तो। मैं बेड से खड़ी होकर उसके सामने खड़ी हो गई। मैंने कहा, क्यों ना उसके सामने तैयार होकर जाऊं? मुझे भी तो मेरी लाइफ एंजॉय करनी चाहिए। बहुत अच्छा लगा, काफ़ी दिन से तारीफ़ सुनने को नहीं मिली थी। आज तुम्हारे दोस्तों ने मेरी बहुत तारीफ़ की। यह सुनना था कि कार्तिक का गुस्से के मारे बुरा हाल था। मुझे दोनों बाजू में पकड़े उसने बुरी तरह से मुझे झिझोर कर रख दिया था। मेरी पत्नी हो तो मेरी इज्जत हो। अगर दोबारा उन्होंने तुम्हें नज़र भर के भी देखा तो मैं जान ले लूँगी। उनकी बहुत खूब शौक़ है तुम्हें तैयार होने का, तो मेरे लिए हुआ करो, समझी? खबरदार जो किसी गैर के सामने यूँ तैयार होकर गई। मैंने कहा, आपके लिए क्या? क्यों कार्तिक? आपके नज़दीकी मुझसे ज़्यादा आपकी क्लास हेलो अहमियत रखती है, मैं नहीं। मेरी बात सुनकर वह बहुत शर्मिंदा सा हुआ था। कहाँ लगा बस तुझे तुम्हारी बात बुरी लग गई थी। वह कहने लगा, आई एम सॉरी, लेकिन प्लीज़ मुझे तुम जैसे हो वैसे ही अच्छे लगते हो और ऐसे ही रहा करो। मुझे तुम्हारी सब बात समझ में आ गई है, लेकिन बस भाई भाभी को मैंने उनकी मंगनी के समय में ऐसे ही फ़ोन से बातें करते हुए रेस्टोरेंट में मिलते हुए देखा था, इसीलिए मुझे भी ऐसा ही शौक़ होने लगा था।
कि जब मेरी मंगनी होगी तो मैं भी ऐसा ही करूँगा, लेकिन तुमने बात यहीं तक पहुँचाई थी कि बाहर के लड़के झगड़ने की आवाज़ आने लगी। मेरी जेठानी की वही ताने शुरू हो चुके थे कि शादी से पहले तो तुम बहुत मोहब्बत जताते थे, अब वह तुम्हारी मोहब्बत कहाँ चली गई। पहले जितना बेचैन रहते थे अब उतना मेरे लिए बेचैन क्यों नहीं रहते। मेरे जेठ का रहे थे कि वक्त के साथ साथ सब कुछ बदल जाता है। शादी के बाद मर्द के ऊपर जिम्मेदारियां बढ़ जाती है। 2 बच्चे हैं, हमारी शादी को 5 साल गुजर चुके हैं। मैं तुम्हारे यह चोचले बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरी जेठानी कहने लगी, तुमने भी तो शादी के बाद मुझे वह मोहब्बत ही नहीं की जो मांगनी के क्या करते थे। वह कहने लगे कि शादी से पहले सब कुछ झुका था, इसीलिए शादी के बाद तुम्हारे अंदर मुझे कुछ नया नज़र नहीं आया। अब कुछ तो शादी से पहले ही हो चुका था। अब ये फिजूल की बहस छोड़ो, समझ गए आई। लेकिन मेरी जेठानी तो लड़ाई झगड़ा किए जा रही थी और मैंने अपने कमरे से उन दोनों की आने वाली आवाज़ सुनकर कार्तिक को देखे जा रही थी, जो शर्मिंदा सा मेरे सामने खड़ा था। कहने लगा, तुम बिल्कुल ठीक थी, कुछ चीज़ें अपने समय पर ही अच्छी लगती थी। अगर हम शादी से पहले एक दूसरे की हद से ज़्यादा जान लेते तो हद से ज़्यादा करीब हो जाते। शायद अब हमारे पास करने के लिए कुछ भी ना होता। भगवान ने रिश्तों में पवित्रता रखी है और वह रखनी चाहिए। जो तो अच्छी बात यह है कि कार्तिक ने मुझे अपनी बाहों में घेरे हुए मेरी तारीफ़ की। मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मुझे बहुत अच्छी पत्नी मिली है, किसी कमल के फूल की तरह, जिसके चारों ओर गंदगी फैली है लेकिन फिर भी खुद को गंदगी नहीं लगने देती। कार्तिक ने बड़े सुकून से और मुझे अपने दिल में उतार लिया और सही उस समय में फैसला लेते हुए इसके बदले मुझे आज एक सुकून सा प्यार भरी ज़िंदगी मिल रही है। आई होप आप लोगों को ये अच्छी लगी होगी तो हमारे हिंदी स्टोरी को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और रोज़ इसी तरह कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ और नई विचारों के साथ। तब तक हम आप लोगों से लेते हैं विदा और इसी तरह चैनल में कहानी पाने के लिए हमारे चैनल को कमेंट करें। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।